नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनमंच में। तो आज ये मंच लगा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और इस वक्त हम हैं मेरठ में। जी हाँ, अगर चुनाव के संदर्भ में हम बात करें तो मेरठ का दायरा एक शहर से बढ़कर और ज्यादा बृहद हो जाता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी का केंद्र है तो मेरठ की दिशा तय करती है यहाँ पर पश्चिमी यूपी की लहर। और अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किस मूड पर वोट पड़ेंगे कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी तय करता है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है और आगाज जैसा होता है अंजाम उस पर निर्भर करता है। तो पहले चरण में यहाँ 11 तारीख को वोट पड़ेंगे और विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें तो यही वो बेल्ट है, यही वो हिस्सा है जहाँ पहले चरण में मतदान होता है। तो चलिए जनमंच में क्या कह रही है पश्चिमी यूपी की जनता, क्योंकि मुद्दों की बात करें अन्य राज्यों के हिस्से की तरह यहाँ वो मुद्दे तो हैं ही, लेकिन एक और मुद्दा है गन्ना के किसानों का मुद्दा, एक और मुद्दा है हाईकोर्ट की बेंच का मुद्दा, इसके अलावा कानून व्यवस्था, विकास, वो सारे मुद्दे अब भी यहाँ लोगों की जेहन में है। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे यहाँ की जनता का, जिनके लिए मंच है जनमंच। तो आपके लिए मंच है, बहुत बहुत स्वागत है पश्चिमी यूपी की जनता का, मेरठ की जनता का। और अब स्वागत करेंगे जो खास मेहमान आज जनमंच में हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें से किसी एक पार्टी के नुमाइंदे को जनता को चुनना है तो क्या नए वादे करते हैं, क्या नए सपने दिखाते हैं यहाँ की जनता को, जिन्हें उन्हें लगता है कि जनता उस पर भरोसा करेगी। तो चलिए अपने में जो मेहमान है आज जनमंच में स्वागत करूंगी। अखिल कौशिक जी कांग्रेस से हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अजय गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से, शाहिद मंसूर समाजवादी पार्टी में मंत्री भी रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप, गठबंधन के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ है। और राकेश टिकैत हम सब जानते हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और हमारे साथ जुड़े हैं अली मौलवी जी, यहाँ पर प्रगतिशील हुई है अभी की पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पर है, शहर अध्यक्ष है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस जनमंच में। अजय जी सबसे पहले आपके पास में आऊंगी, ये तो आप जान रहे हैं कि ये जो इलाका है, ये जो बेल्ट है, दिशा यहीं से तय होगी, जो यहाँ से बोनी करेगा वही राज्य जीतेगा। तो कैसी तैयारी है आपकी? हमारी बिल्कुल तैयारी है, और यही नहीं पूरे देश भर में हमारी तैयारी है। और हम निश्चित तौर पे भारी बहुमत के साथ इस देश पे पुनः प्रधानमंत्री के रूप में ये देश जो है वो नरेंद्र मोदी जी को देखेगा, और हम बड़े बहुमत से अपनी सरकार बनाने वाले हैं। तो कैराना का रिजल्ट कुछ कह नहीं रहा आपसे? कैराना हम जीतने वाले हैं, आप देखिएगा रिजल्ट जब सामने आए। हार क्यों गए? वही तो स्थिति है अभी। नहीं, हारे नहीं है। जो गठबंधन था और जिस तरीके से वो हुआ अभी भी वही तो है। वो बाई इलेक्शन था, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, अगर आपको अपने हित में नतीजे दिखे तो वो कॉलेज का इलेक्शन भी एक लहर होती है, और अगर आप हार जाते हैं तो बाई इलेक्शन भी कोई लहर नहीं होती। अखिल जी आप तो यहाँ पश्चिमी यूपी में सब सीटों पर लड़ भी नहीं रहे हैं, बसपा सपा से आप दोस्ती के हाथ बढ़ाते रहे, वो आपका हाथ झटकते रहे, दो लड़के यूपी के अच्छे लड़के चल रहे थे और दोस्ती को तोड़ दिया गया। किस हिम्मत के साथ, किस वादे के साथ आप यहाँ? देखिए, कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ उत्तर प्रदेश में अपना चुनाव लड़ रही है, और मैं आपको बहुत क्लियर स्पष्ट बता दूं, यूपीए राहुल गांधी के नेतृत्व में अब के 2019 की सरकार बनने जा रही है। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, नौजवान हो, जवान हो, किसान हो या युवा हो, हर आदमी इनसे परेशान है। और वो आदमी अब इन्हें जिस तरीके से इन्होंने नोटबंदी करके लोगों को, जनता को लाइन में लगाया था, अब उसी तरीके से जनता इन्हें लाइन में लगा के इन्हें 23 मई को इन्हें इनका रिजल्ट दिखा देगी। वो तो जनता है ना, वो जनता है, बताएगी। ये बताइए आप क्या कह रहे हैं, आप क्या अलग करेंगे? देखिए, हमने आपको बताऊं, हमने अपना आज मेरठ, देखिए हम देश की बात तो करेंगे ही, तो कांग्रेस ने वृहद स्तर पर अपना एक बनाया है, और हमने संसदीय क्षेत्र मेरठ को लेकर भी अपना एक मैनिफेस्टो आज ही जारी किया है, जिसमें हमने हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए अपना मांग। याद आ गया सर आपको, जब आप केंद्र से हट गए आपको याद आ गया? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को पूरी तरीके से नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने तो राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर पे वादा करके भी अपने इन्हें कोई मैनिफेस्टो भी जारी नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए नहीं देखिए मैं एक बात कहूंगी, शोर में क्या है ना, असली बातें गुम हो जाती हैं, तो प्लीज सबको मौका मिलेगा और अपनी बात रखिए, शोर में किसी की भी बात नहीं आएगी। मंजू साहब मंत्री भी रहे हैं आप, इस बार आप उस पार्टी के लिए वोट मांगेंगे जिसके खिलाफ कभी मैदान में थे, तो क्या उम्मीदें इस बार है? अभी पिछले दिनों 2014 के इलेक्शन के बाद माहौल जिस तरीके का प्रदेश और देश में बना, तमाम सेकुलर फोर्सेस ने कोशिश करी कि गठबंधन करके और भारतीय जनता पार्टी का या
उन शक्तियों का जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं, जो पूरे सिस्टम को जो बदलना चाहते हैं। अकेले काफी नहीं थे आप? अगर अकेले काफी होते, अगर अकेले काफी होते तो गठबंधन नहीं करते। तो ये भी सोचने की बात है कि आप कमजोर क्यों हुए? बात है। और सारी उन सेकुलर फोर्सेज ने कोशिश करी है कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं और एक ऐसा कैंडिडेट या ऐसी गठबंधन करके गठबंधन का एक कैंडिडेट उतारे। वही समाजवादी पार्टी ने हासिल कर दी है। कोई विचारधारा हो, बात सत्ता के हासिल करने की नहीं है, बात सत्ता हासिल करने की नहीं है, बात डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने की है। ठीक है, चलिए ये सबसे सुरक्षित जवाब होता है। ठीक है साहब, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अभी जो लोग प्रतिनिधि बने रहते हैं, और सर आप तो अभी प्रगतिशील हुए हैं, तो कितनी प्रगतिशील आपकी पार्टी है? क्या कुछ अलग है यहाँ पर समाजवादी पार्टी से आप मसले लेकर आए हैं? हमारी पार्टी नई हो सकती है, लेकिन हमारे नेता बहुत पुराने हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। नहीं, अब तो मुलायम सिंह यादव भी प्रचार में नजर नहीं आ रहे। अभी तक जिसका आशीर्वाद अपने साथ शिवपाल यादव बता रहे थे, उन्होंने मना कर दिया साफ तौर पर। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा है और वो उनके लक्ष्मण के रूप में उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया है। और आज भी उनका आशीर्वाद, जब वो नामांकन करने जा रहे थे तो वहाँ घर पर, लेकिन राम तो पुत्र मोह में चले गए ना, तो भाई को भूल गए? नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। ये तो एक उन्होंने उनको विरासत दी गई थी, जिस तरीके से उन्होंने विरासत छीन कर बैठ गए और अपनों का अपमान नहीं कर पाया। मुझे नेताजी नजर आ रहे हैं, आपकी टोपी में नेताजी नजर आ रहे हैं मुझे, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? जो नेताजी प्रचार के लिए मना कर दिया कि शिवपाल यादव का प्रचार नहीं करेंगे। नेताजी हमारे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हमेशा सम्मानित रहे हैं और हमने उनका हमेशा सम्मान किया है। और हमेशा जब हमारी पार्टी का नारा बुलंद होगा तो नेताजी के लिए सबसे पहले नारा लगाया जाएगा। ठीक है। राकेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, क्योंकि इस बेल्ट में मैंने जब अभी प्रोग्राम शुरू किया, कैराना उपचुनाव में देखा, जिन्ना नहीं गन्ना, ये वो नारा था, हम कह सकते हैं कि जिसने ये बता दिया कि गन्ना कितना बड़ा मुद्दा है, जो आपको हरा भी सकता है, जिता भी सकता है। तो क्या जब आपको हरिद्वार से दिल्ली तक आने की जरूरत पड़ती है, आपको क्या लगता है कि सुनी नहीं जा रही है अभी भी? देखो, किसान यूनियन का काम है अपनी किसानों की, गांव की, गरीब की आवाज उठाना। वो सरकार किसी भी पार्टी की है। और आज ये किसान संगठन की ही देन है कि देश का प्रधानमंत्री हो, किसान के नाम से शुरुआत करते हैं। किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, वो किसान का नाम लेता है। अपने मैनिफेस्टो में सारी पॉलिटिकल पार्टियां किसान का सवाल उठा रही है, तो ये किसान की बड़ी जीत है। नहीं, लेकिन किसान की जीत तब होती ना जब आपको अब आंदोलन नहीं करने पड़ते, जब आपको यहाँ पर जगह जगह अपनी मांगों को लेकर धरने नहीं देने पड़ते। आंदोलन तो करने पड़ेंगे, आंदोलन तो नई सरकार जो भी आएगी उसके सामने भी करने पड़ेंगे, क्योंकि सरकारें ये मान लेती हैं कि कोई समस्या रही नहीं तो खत्म होगी। तो ये वर्तमान जो सरकार है, या यूं कहें कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि वाकई में सरकार में सुध ली गई है किसानों की? क्या बात हुई है किसान की, और काफी चीजें की भी है। हाँ। इस सरकार ने भी की है। हाँ। बहुत से सवाल किए हैं। बहुत से सरकार, अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, हाँ, तो जब भी किसान संगठन कोई चीज कहता है, कोई बात बताता है, तो सरकारें उसको संज्ञान में लेती हैं। हाँ। अभी जो इनका मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, वो बीजेपी का हुआ हो, हाँ, या कांग्रेस का हुआ हो, दोनों बड़ी पार्टी को हमने अपने एजेंडे उनके मैनिफेस्टो में डलवाए हैं और दिए हैं हमने। ठीक है, तो चलिए, जो गन्ना किसानों को लेकर दूसरे दल बीजेपी पर हमला बोलते हैं, तो इतनी ज्यादा अभी यहाँ पर गन्ना किसानों की बेरुखी नहीं हुई है। अब जनता के पास हम जाएंगे, यहाँ पर किसानों की ही हम पहले बात कर लेते हैं। तो क्या वाकई में जो गन्ने का बकाया भुगतान का मसला था वो हल हुआ है? मैं किसान लोग जो है हमारे भाई हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। कोई है क्या? जी बताइए। जी, हल हुआ है क्या? बहुत हद तक हल हुआ है, बहुत पेमेंटें हुई हैं। हाँ। किसान आज की तारीख में बहुत खुश है। हाँ। और विरोधियां सारी जो है दुष्प्रचार कर ये जताना चाहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। बताइए। हाँ, ठीक। सर, मिल गया सारा भुगतान? मिल गया भुगतान? कोई भुगतान नहीं हुआ, सब झूठी बात है। इस सरकार ने झूठा वादे करके छड़ा है। नहीं, तो आपके लिए तो पैकेज भी जारी हुआ हजारों करोड़। कोई पैकेज नहीं हुआ, किसी के लिए नहीं हुआ। सब कहना है, ये सब लॉलीपॉप है, दिखावा है बस सब। तो क्या यहाँ पर जो चीज है, हाँ, तो जो मेहनत किसान कर रहा है, क्या मिल रहा है क्या उसका दाम? नहीं मिल रहा मैम, नहीं मिल रहा। अप्रैल चल रहा है और अभी तक भी ईंखें खड़ी हैं। अब जाके देखो, अभी तक भी ईंख खड़ी है और ना तो पर्ची आ रही है ठीक से, और ना ही जो है गन्ने का पेमेंट हो रहा है, और ना ही पूरा मूल मिल रहा है
किसानों को। और उल्टा किसानों का बिजली का बिल बढ़ गया। चलिए सर जी अजय जी के पास जाऊंगी। सर देखिए, किसानों के प्रतिनिधि के रूप में राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। नहीं ठीक है, लेकिन आप सब सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सबकी राय एक से नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। जो प्रतिनिधित्व करते हैं पश्चिम क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में और देश में राकेश टिकैत जी किसानों का, वो संतुष्ट हैं। और मैं आपको बता दूं, लगभग 86 करोड़ किसान इस देश के इस सरकार में लाभान्वित हुए हैं। सर कैराना के बाद याद आया आपको किसान, केंद्र ने पैकेज जारी किया सर कैराना के बाद, जब हार गए, जब किसान ने बता दिया आपको। याद कब आया, क्या हुआ, कब हुआ, इसकी बात नहीं है, लेकिन 86 करोड़ किसानों को इस सरकार से लाभ मिला है और किसान खुश है। और निश्चित तौर पर एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों की समस्या को मैं कहूँगा हमने समाप्त कर दिया है, या सरकार ने, बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसान बिल्कुल निश्चित तौर पर परेशानी में है और आगामी जो योजनाएं हमारी हैं उसमें किसान की आमदनी हम दुगनी करके दिखाएंगे। ठीक है सर। किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया, मारा पीटा है, किसानों को मारा पीटा गया। और मेरठ के अंदर की बात बताऊं तो 856 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। किसानों की दुगनी आय का वादा किया गया था, इस 5 साल में ये निभा नहीं पाए। मैनिफेस्टो की बात नहीं करते ये, क्योंकि इनके पास अपना कोई विजन ही नहीं है कुछ। ये कौन से वादे करे? अगर इन्हें पूरे भारत को पता है कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई जुमलेबाज है तो पूरा जनता बता देगी कौन है। आप जुमलेबाज बताइए तो जनता बताएगी कौन है जुमलेबाज। आप बताइए। मजबूरी है, 72,000 की आपको घोषणा करनी पड़ी ना, आपको लगा कि हम पीछे रह गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस देखिए, इन्होंने 15 लाख का वादा किया था, पूछो किसके खाते में आए? कांग्रेस ने कहा 72, कोई खाते में नहीं आए है? हमारे राहुल गांधी जी ने 72,000 रुपए का वादा किया। और सुनिए, 72,000 रुपए का, देखिए मैं फिर बोलूंगा तो फिर आप छोड़े। राहुल गांधी जी ने 72,000 रुपए का वादा किया है। राहुल गांधी इज द मैन ऑफ द वर्ड्स, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जवाबदेही आपकी, ठीक है। सरकार आपकी रही ना केंद्र में ज्यादा? नहीं, ठीक है सर, सरकार केंद्र में आपकी ज्यादा रही। आज भी अगर इस तरह के पैकेज की जरूरत पड़ रही है तो कौन जिम्मेदार है? ठीक है, मैं और मसला जी। मैडम, गन्ने की पेमेंट हुई नहीं, गन्ना किसान परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, रोजगार मिला नहीं बिल्कुल भी। सारी झूठ फ्रॉड पे सरकार चल रही है, रोडों में गड्ढे हैं। ठीक है। कोई बात करता है मैडम? मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है, जो हमारे यहाँ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी 2009 में पहला नॉमिनेशन पहला, उन पर कर्जा था, किराए का मकान था, आज बंगला है, कोठी है, गाड़ी है, करोड़ों रुपए का उन्होंने अपने उसमें दिया है। जब अखिलेश का बंगला तोड़ा गया देखा था? सुनो और अपनी निधि भी इन्होंने बेची है प्राइवेट स्कूलों को। ठीक है। मैडम, मैं बताना चाहूंगी, ये लोग जो बोलते हैं, इतनी आवाज उठाते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों का उत्पीड़न, गड्ढा मुक्त सड़कें, कौन सा इनका वादा सच्चा निकला? किसानों का उत्पीड़न, किसानों ने कौन सी हत्यारी करी? बताओ तो सही आप हमें। परसों भी एक लड़की के ऊपर ऐसे फेंक दिया गया, ये अपने नारे लगाते हैं, क्या चीज यहाँ पर सच्ची हुई है? बिल्कुल ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा यूनिवर्सल मुद्दा ये होता जा रहा है और हर जगह इसी को लेकर आवाज उठ रही है। तो कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं जी। ठीक है मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या वाकई में महिला सुरक्षा की बात करें या फिर मुस्लिम महिलाओं की बात करें, बीजेपी पार्टी गंभीर है उस पर लेकर? जी, बीजेपी पार्टी गंभीर है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। जो मोदी जी ने वादा किया था। अरे खामोश हो जाइए, 1 मिनट सुनिए बात महिलाओं की। आप क्या महिलाओं की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, जो महिलाओं की बात भी नहीं सुनना चाहते? 9 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाया है मोदी जी ने। 9 करोड़ मुस्लिम महिलाएं जो तलाक बिद्दत जैसी समस्या से जूझ रही थी, दर ठोकरें खा रही थी, उनकी सुध-बुध सिर्फ मोदी जी ने ली और किसी ने नहीं ली। मैं कांग्रेस से भी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया है, क्या उसमें इमरान खान भी शामिल था उनके साथ? क्योंकि उन्होंने राष्ट्र विरोधी मैनिफेस्टो तैयार किया। जी सर। महिला सुरक्षा में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 25 साल पहले कैश काउंट करा था मुलायम सिंह के आदमियों ने, और आज मायावती खुद उसके बच्चे के साथ मिल गई है कि सुरक्षा योगी जी की सरकार में मोदी सरकार बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए मैम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ
मेरठ में केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा है। बाकी सारी पार्टियां केवल वोट कटुआ पार्टियों की तरह, कांग्रेस के पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं है, वो हमेशा बाहर से उम्मीदवार लाते हैं। गठबंधन ने मुश्किल खड़ी कर दी ना आपके लिए। गठबंधन के पास ताकत नहीं है, इसलिए वो ठगबंधन आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इनके पास अपना कोई ऐसा व्यू नहीं है। सपा और बसपा की सरकारें रही हैं, वो अपने इतने कार्यकाल में एक प्रत्याशी नहीं तय कर पाए कि वो केवल भाजपा का विकास रथ रोकने के लिए ये लड़ रहे हैं, ये कोई जीतने के लिए लड़ रहे हैं। विकास किया था इन्होंने 5 साल, इन्होंने इतना ही विकास किया था, तो फिर आज गठबंधन क्यों किया? मनु साहब जवाब दीजिए, अगर आपने इतना विकास किया था गठबंधन क्यों किया आपने, जो मेरा भी सवाल था। कई मुद्दे हैं जो यहाँ से उठाए गए जी। पहली बात तो ये, एक मिनट, हाँ शांत, हाँ। पहली बात ये कि किसान का मुद्दा है, किसान से बात की जाए। जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे जीएसटी की बात करी जाए, इनसे नोटबंदी की बात करी जाए। किसान के मुद्दे पर किसान जितने ये बैठे हैं, एक भी किसान नहीं है, किसानों से बात करो, ये किसान बैठे इनसे बात करो, वो किसान बैठे उनसे बात करो, बात जिसका मुद्दा है उससे बात करो तो ठीक है। और महिलाओं की बात भी आपने सुनी, आप जिस पार्टी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं, महिलाएं कह रही हैं कि भाई हमारी सुध तो किसी ने ली है। हमारी सबसे पहले अगर कोई ठोस काम जमीन पे कुछ किया है तो 1090 जो सर उसी चौराहे के सामने रेप हो जाता है अखिलेश सरकार में। सर मैं तो अभी चीफ मिनिस्टर के घर के सामने अब हो गया रेप, पकड़ के उठा के लेके जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने रेप कर दिया, विधायक जेल में बंद हैं। क्या बात कर रही है, व्यक्तिगत कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अपने आप को अभी सपा से बहुत अलग करना आसान नहीं है, क्योंकि अभी अभी आप अलग हुए हैं, तो क्या आपको यहाँ पर लगता है कि शिवपाल का चेहरा इतनी ताकत रखता है कि जनता विश्वास करेगी आप पर? शिवपाल जी का नाम जो है वो आज एक नया नाम नहीं है। जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था और जमीन से लेकर और प्रदेश के अंदर 4 दफा सरकार बनाने का और स्पष्ट बहुमत दिलाने का काम माननीय शिवपाल जी यादव जी का रहा। और आज अगर कोई भी सांप्रदायिक पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई पार्टी खड़ी है तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी खड़ी है, क्योंकि आज मोदी जी ने तालियां बजा बजा कर जो बेवकूफ बनाने का काम हिंदुस्तान की जनता का क्या है, अब वो जनता समझ चुकी है। जो जनता लाइन में लगी थी, आज वो लाइन में लगकर उनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। गन्ना किसान आज बर्बाद है, आत्महत्या कर रहा है। अभी आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, 3 सरकारें गन्ना किसानों ने उखाड़ फेंकने का काम किया है। ये कौन थे जिनकी आत्महत्या कर रहे थे किसान और इनको मुआवजा नहीं मिला? ठीक है सर, क्योंकि जो सत्ता में होता है जाहिर सी बात है उसी पर हमले होते हैं और होने भी चाहिए, जवाबदेही उसकी है। तो क्या शुरुआत से यहाँ पर चीजें सही ढर्रे पे थी क्या, जो अभी आरोप लगा रहे हैं वर्तमान की सरकार ये पर? अब 2 महीने जो चल रहा है ये चुनाव स्नान है, इसके बाद में फिर कोई नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पे किसान मिलेगा जिसकी सरकार आएगी। ठगने के लिए है क्या, क्यों ठगा जाता है किसान? नहीं, यहाँ तो किसान को नहीं, जवान को है, किसान को है, गरीब को है, महिलाओं को है। कोई पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं करती, अगर आंदोलन ना हो तो कोई काम नहीं करे। जैसे गन्ना का है मामला, गन्ना अभी भी हम उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ रुपए का पर डे गन्ना देते हैं। जो गन्ना एक्ट है उस पे किसी भी सरकार ने टाइम पे भुगतान नहीं दिया, वो चाहे पहले वाली सरकार हो व चाहे अब वाली सरकार हो। गन्ना एक्ट में यह है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, अगर भुगतान नहीं होगा तो उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इंटरेस्ट को माफ करने की पावर कैन कमिश्नर को दे रखी, तो हर बार कैन कमिश्नर ही माफ करता है। तो हमने कहा भाई राफेल वाला जैसे मामला चल रहा, हमारा जो गन्ने का ब्याज है वो हमारा मिलिट्री फंड में दे दो, उससे राफेल खरीद सकते हैं हम 4। हम कह रहे हैं कि दे दो आप उसको, लेकिन नहीं है। ये पॉलिटिकल स्टैंड होते हैं सारे। अगर देश में किसान आंदोलन कमजोर होगा तो ये पॉलिटिकल पार्टियां हावी होंगी। हमें आंदोलन, हमारा महत्व है, हमारा ना किसी वोट को है कि आप किसको वोट दो किसका ना दो। हमारे लोग बैठे हुए हैं, वे जिसको भी वोट देना चाहते हैं, क्योंकि वोट देश में आस्था का सवाल है। वोट किसी मुद्दे पर नहीं जा रही, और जो सरकार काम नहीं करेगी, किसान आंदोलन हुए तो 3 स्टेट की सरकार गई, पहले कांग्रेस ने काम नहीं करा, तो उनकी गई, अगर ये भी काम नहीं करेंगे तो इनकी भी जाएगी। बिल्कुल। तो क्या ठीक है, मैं
मेरठ की जनता से जानना चाहती हूँ, क्या मुद्दे नहीं है क्या आप लोगों के पास? क्या जब आप वोट देने जाते हैं केवल यहाँ पर हिंदू मुस्लिम, जाट मुस्लिम या ये तमाम बातें बच जाती हैं? जी, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये बीजेपी के लोग दुनिया भर के मुद्दे उठाते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। ये लोग 15 लाख का जीएसटी का क्यों नहीं तारीफ करते कि ये कहते हमने अच्छा काम किया? क्या जीएसटी और नोटबंदी अच्छा काम था? चलिए, कोई व्यापारी तबका बैठा है क्या यहाँ? व्यापारी बैठे हैं क्या यहाँ? ठीक है, व्यापारी से आराम से व्यापारी बैठे। जी हाँ सर, एक मिनट, जो व्यापारी नहीं पार्टी से जुड़े, हाँ जो व्यापारी हैं सर, ठीक है, एक मिनट, हाँ देखिए जो व्यापारी हैं सर, जीएसटी नोटबंदी ने नुकसान किया क्या आपका? कोई नुकसान नहीं किया, सारे व्यापारी खुश हैं और नोटबंदी से काले धन पर रोक लगी है और जीएसटी से व्यापारी को बहुत फायदा हुआ है। जो व्यापारी काले धन से परेशान रहता था, उससे एक नया सिस्टम, नया भारत बना है। उसकी आने वाली पीढ़ी ब्रेक पर जाने से पहले बात जीएसटी की हुई, बात नोटबंदी की हुई, और सवाल यही उठ रहा है कि जिस एक बड़े फैसले ने यहाँ पर छोटे कारोबारियों को प्रभावित किया, क्या वो मुद्दा है? क्या वाकई में जो व्यापारी था वो उससे प्रभावित हुआ है? तो इधर कुछ व्यापारी, प्लीज शांति से अपनी बात रखिए सर। मैडम, मैंने 2018 में पहली बार जीएसटी नंबर लिया। मेरा काम रेडीमेड गारमेंट्स का है। पहले हम लोग क्या करते थे, हम जाते थे पंजाब जाते थे, माल लिया, रख के लिया चुरा के, हमने अपना टैक्स भी जो चुराया। और अब हम जब से हमने जीएसटी नंबर लिया है। अच्छा है जीएसटी, बुरा है? बहुत अच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए, अगर आप मझले और कुटीर उद्योगों के व्यापार के बारे में आप बात करते हैं, शोर मचाने से इनके अलावा और कुछ काम नहीं है। अगर आप कहें तो मैं लोकल मुद्दे पे यहाँ पर शायद मंजूर साहब। ठीक है सर, एक मिनट, अच्छा ठीक है, यहाँ व्यापारी जिसको जीएसटी और नोटबंदी से शिकायत है, जीएसटी नोटबंदी से शिकायत है। देखिए मैडम, ये जितने भी यहाँ व्यापारी हैं सारे चौकीदार बने हुए हैं। अगर जीएसटी की आपसे बात करनी हो तो आम दुकानदार से, बाजार से बात करें, सारे तबाह हैं लोग। एक छोटे व्यापार तबाह, लघु उद्योग जो है सारे तबाह हैं। और अगर ये तबाह ना करते, इनकी जीएसटी बढ़िया होती, नोटबंदी होती। ठीक है सर, थोड़ा सर अब देखिए ना, हाँ ठीक है सर, जीएसटी नोटबंदी क्या वाकई में मुद्दा बनना चाहिए? बहुत बढ़िया मुद्दा बनना चाहिए और इसी मुद्दे पे सरकार हटेगी, ये हटेगी इसी मुद्दे पे सरकार। और मैडम, मेरा सवाल फिर प्रवक्ता जी से है, ये भाजपा के प्रवक्ता चश्मा उतार के बात करें, लोगों को जवाब देते। सर, क्या नोटबंदी जीएसटी से फायदा हुआ आपको? देखिए मैडम, नोटबंदी और जीएसटी से बिल्कुल भी व्यापारी को फायदा नहीं हुआ है। वो जो अभी मेरे किसी भाई ने बोला कि वो चोरी सामान लाते थे, हिंदुस्तान में तकरीबन 99% व्यापारी सब एक नंबर में काम पहले करता आ रहा था। जीएसटी लगने के बाद उसको और दिक्कतें हुई हैं। जो पहले टैक्स 5% हुआ करता था, वो 18% कर दिया। ठीक है, तो अलग अलग राय जीएसटी को लेकर। कुछ और व्यापारी हमारे साथ हैं, क्योंकि इससे बड़ा मुद्दा रहेगा। सर एक मिनट, व्यापारी छोड़ दीजिए। बहन जी, नोटबंदी से बड़ा घोटाला तो इस देश में कोई हुआ ही नहीं, इसे बुझो क्या चक्कर है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनी जाए। पहले जहां तक जीएसटी की बात है, पहले नंबर पे जीएसटी पे आ जाइएगा। जीएसटी अभी हमारे एक भैया ने कहा कि भाई आप पहले 5% ध्यान दो मेरी बात पे। पहले 12% एक्साइज ड्यूटी थी, उसके बाद 5% वेट था, अब दोनों को मिला के 18% किया गया। आप खुश हैं? हम खुश हैं, 100% खुश हैं। एक मिनट। अब आइए नोटबंदी की बात। नोटबंदी में भी मोदी जी ने नोट लिया और फिर वोट भी लिया, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। ठीक है मैम, 3 सवाल इनसे। एक तो पहले कांग्रेस कहती है मैं 72,000 रुपए दूंगी। आज से पहले बुढ़ापे की पेंशन, किसान पेंशन 300 महीना है, इसे नहीं बढ़ा पाई है, तो 72,000 रुपए कहां से लेंगे? दूसरी बात, जहां तक ये नोटबंदी की बात करते हैं, जो घर में थैले रखे थे वो बैंकों में पहुंच गए, उससे लोगों को डर लगता है इन्हें। ये चोर थे वो नोटबंदी। ठीक है। जो ब्लैक मनी वाले थे, जिनके पास काला धन था, सिर्फ नोटबंदी से वे परेशान हुए हैं, किसी गरीब को परेशानी नहीं हुई है। जहाँ तक जीएसटी की बात है, जीएसटी में 12.5% एक्साइज थी,
ठीक है, आप इतना बताइए, आप खुश हैं कि नहीं? अब दूसरी बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यापारी इसलिए परेशान था, दिल्ली में 2% वैट था, यहाँ 5% था, इसलिए यहाँ से माल कम खरीदा जाता था, व्यापारी परेशान था यहाँ का। आप खुश हैं? अब व्यापारी खुश है। मैम मैं सभी रोजगार कैसे मिलेगा युवाओं को? रोजगार कैसे मिलेगा? युवाओं को 6,000 रुपए नहीं चाहिए, उसे रोजगार चाहिए। बिल्कुल, ये बात सही है, बिल्कुल। बैसाखी की जरूरत नहीं है, फ्री का कुछ नहीं चाहिए, बैसाखी की जरूरत नहीं है, बैसाखी की जरूरत नहीं है। जीएसटी से पारदर्शिता आई है और नोटबंदी से भी पारदर्शिता आई है। जो लोग चाहते हैं कि हम पारदर्शी रहें, वही इस पार्टी को चाहेंगे, बाकी कोई अन्य नहीं चाहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि ये सब मुद्दा उठा रहे हैं, कोई जीएसटी का मुद्दा उठा रहा है, कोई नोटबंदी का मुद्दा उठा रहा है। जो मूलभूत हमारी जो परेशानियां हैं, अगर आप कभी चले जाएं हमारे वार्ड में आइए, वहाँ पर नालियां भरी पड़ी हैं और डेरिया जो गोबर भरा पड़ा है, इसका कोई मुद्दा क्यों नहीं उठा रहा? बिल्कुल, ये है मुद्दे जिससे आप रोज 2-4 होते हैं। व्यापारी और किसान दोनों परेशान हैं। अब जनता ये चाहती है तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, कमाने वाला खाएगा, ये लुटेरा जाएगा और अच्छा दिन आएगा। अब नया जमाना आएगा और फाइट मंजूर, विकास की गंगा बहाएगा। सर वो तो किसी और के लिए वोट मांग रहे हैं सर, कहाँ से विकास की गंगा बहाएंगे? ठीक है, हमारे मेरठ में इतनी सारी समस्याएं हैं, कोई भाई कोई साथी उसके ऊपर गौर नहीं दे रहा। आज जो लीडर अपने सामने खड़े किए हैं मंच पे, उनसे मेरठ के लिए पूछा जाए क्या क्या करने वाले हैं और इधर उधर की बातें ना करके पता है क्या किया है सर, कितने साल से क्या नहीं किया। ठीक है, ठीक है सर। मेरा सिर्फ एक सवाल है माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि उन्होंने जब 2014 में अपना घोषणा पत्र जारी किया, मैं पूछना चाहता हूं कि घोषणा पत्र का एक भी काम वो पूरा करा सके? क्या कोई विकास करा सके? ये तक तो हो गया। अरे भाई, आपकी दिल्ली मेरठ की दूरी कम करा रहे हैं। नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। विकास तो पागल हो गया मैम। ठीक है, ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम, बीजेपी के प्रवक्ता से, खेत में मर रहा है किसान और जवान मर रहा है सीमा पर, और इन्होंने 3 मुद्दे करे हैं। 3 मुद्दे ये करे हैं कि इन्होंने ना तो कोई रोजगार दिया है, ना कुछ दिया है। नौजवानों को पकौड़ों का मुद्दा दे दिया और भगौड़ों का साथ दे दिया इन्होंने। ये मुद्दे दिए इन्होंने। मैडम, अगर नोटबंदी और जीएसटी अगर भारत सरकार का और माननीय वित्त मंत्री का एक सफल योजना थी, तो आप उसके नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते? सुनिए पहले पूरी बात, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप व्यापारी को चोर कह रहे हैं। आज ये स्थिति आ गई है व्यापारी की, एक आम व्यापारी की पीड़ा कोई क्या जाने। ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे मेरठ में 70 व्यापारिक संगठन है, सब नेतागिरी कर रहे हैं। आम व्यापारी की चिंता कौन कर रहा है बताइए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं व्यापारी की बात नहीं करता, मैं केवल बात करता हूँ एजुकेशन की। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं किसी पार्टी पक्ष से नहीं हूँ, मैं किसी राजनीतिक स्तर से नहीं हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और एक सोशल वर्कर के नाते कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल विभाग, यूजीसी और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सीपेट और जितने भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मेडिकल डिपार्टमेंट तैयार किया है, 60% कंसेशन दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। मैं एक समाज सेवी होने के नाते प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। पकड़ा दो मेरे हाथ में, बोलूंगा तो आज डिबेट पे बोलूंगा मैं। देखिए, इस डिबेट में मैं सबसे मेरी आवाज जारी कही जारी है। तो मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश में आज शिक्षा का स्तर ऊंचा बता रही सरकार के, हमने बहुत ऊंचा स्तर कर दिया। बात ठीक है भाई, सुनो, अरे सुन तो लो। क्या यही मैं पूछना भाई, ये क्या शिक्षा यही तरीका बताती है, यही सभ्यता बताती है इस डिबेट में? और सुन लो, जीएसटी की बात रही, जीएसटी सारा किसान दे रहा, व्यापारी वर्ग नहीं दे रहा, किसान दे रहा सारा, व्यापारी वर्ग क्यों नहीं दे रहा? ठीक है सर, इतने सारे मुद्दे यहाँ पर आपने सुने हैं और आप कहाँ देशभक्ति का मसला उठा के सारे मुद्दों को गौर करना चाहते हैं? एक मिनट। देखिए, नोटबंदी की विरोध वो लोग कर रहे हैं
जो लोग अपने घर में पैसा दबाए थे, और जहां तक नोटबंदी का बात है, नोटबंदी के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच गई और 325 सीटें इसी प्रदेश की जनता ने हमको नोटबंदी के बाद दी हैं। एक बात, जहां तक जीएसटी का सवाल है, जीएसटी का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने 55-60 साल तक 1 रुपया सेल टैक्स के नाम पर नहीं दिया था। आज जीएसटी लगने के बाद वो दे रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। अब ठीक है, अब प्रोग्राम समाप्त थोड़ा देश की आर्थिक, अब बताइए कि अभी क्या मुद्दे हैं। आप यहाँ ठीक है सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, कुछ नौजवानों ने यहाँ तटस्थ होकर सर्जिकल स्ट्राइक की बात तो सारा देश कर रहा है। ठीक है, तटस्थ होकर मुद्दे सिवाय विपक्ष को छोड़ के, नागरिक घर से बाहर निकलेगा, सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ सारा देश कर रहा है। उसे सड़क चाहिए, उसे अपने घर की नालियां सामने की साफ चाहिए, बच्चों की शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, उस पर क्या किया? देखिए, जो बदहाल स्थिति में ये देश मिला था, 55 से 60 साल तक कांग्रेस से राज किया। मेरी बात मुझे कहने दीजिए। किसान, देखिए, हमने जो विकास की नई गाथा लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम उसको बढ़ाने जा रहे हैं। उसी पे जनता हमको वोट करेगी। विपक्ष को और बाकी लोगों को विकास दिखाई नहीं देता है, सारा देश विकास देख रहा है, इसीलिए सारा देश मोदी मोदी मोदी। ठीक है सर, नरेंद्र मोदी जी के दिन जाने वाले हैं और जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं। आप ये बात वो दिन आप लाने वाले हैं, ऐसा तो लगता नहीं सर। बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल। आप ये चैनल वाले आप कह रहे होंगे जनता की आवाज पूछिए ना। सर, आप इन सब सीटों पे उम्मीदवार भी नहीं उतारे सर। सारी सीटों पे कौन सी सीटों पे नहीं है बताइए आप। हाँ बताइए, आपकी सीटें छोड़ी नहीं, बागपत में है क्या? मुजफ्फरनगर में देखिए, बागपत देखिए, एक सेकंड, उन्होंने 2 सीट हमारे लिए छोड़ी, हमने उनके लिए अपनी साथ, और वो इसी बात से खपा हो गए। वो कोई खपा नहीं हो गया, उनके कहने से क्या हो गया। देखिए, हमारा प्रत्याशी यह चुनाव जीत रहा है, राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनने जा रही है। आप ये लिख लीजिए, जनता मन बना चुकी है, लाइन में लग के आ चुके हैं। और इस चोर, और सुनिए, जीएसटी और नोटबंदी से पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेस बन चुके हैं और नोटबंदी देश का सबसे बड़ा घोटाला बनने जा रहा है। सर, आपके मैनिफेस्टो को यहाँ पर बीजेपी कह रही है, एक मिनट प्लीज, आपके मैनिफेस्टो को बीजेपी कह रही है कि ये आतंकियों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने वाला मैनिफेस्टो है, हमारी सेना को कमजोर करने वाला मैनिफेस्टो है। एक सेकंड, जो बता रहा उससे उस कानून का नाम पूछ लो, मैं भी बता रहा। अरे आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ये नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में लगाया, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने डायलूट किया, यूएनओ ने और ह्यूमन राइट्स वॉच ने। आप क्या कह रहे हैं? हमने केवल रिव्यू की बात, बलात्कारी बता दिया, हमने रिव्यू की बात की है। रिव्यू, केवल रिव्यू, राष्ट्रवाद के नाम पर जनता को धोखा दे रहे हैं। ये पूरे भारत की जनता को पता था कि 5 साल में उन पर कोई काम नहीं होगा और लास्ट में। ठीक है सर, एक मिनट, क्या राष्ट्रवाद के नाम पर यहाँ सारे मुद्दों को यहाँ पर ढका जा रहा है? क्या बुराई क्या है राष्ट्रवाद की बात? राष्ट्रवाद कोई भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क है। इनसे क्या मतलब राष्ट्रवाद का? जंगे आजादी से लेके आज तक इनका राष्ट्रवाद से क्या लेना देना है? राष्ट्रवाद की बात करनी है, उनसे बात करो जो सीमाओं पर लड़ रहे हैं। राष्ट्रवाद की बात करनी है तो उनसे बात करो जो किसान खेत में खेती कर रहे हैं। सीमाओं पे भी तो जवानों को आपकी पार्टी के लोग नहीं बख्शते सर। बात उनसे करो जो सीमाओं पर लड़ रहे हैं, वो है राष्ट्रवादी। बात उनसे करो जो खेत में काम कर रहे हैं, वो है राष्ट्रवादी। जो भारत का पैसा लेके भाग गए, जिनको भागने का मौका दे दिया, वो कहाँ से राष्ट्रवादी हो गए? और किसके कार्यकाल में उन्होंने पैसा लिया सर, वो भी याद रखिए ना आप। ठीक है, आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको जब पूरे देश का जवान सबका है, तो फिर अहिर रेजिमेंट की क्या जरूरत पड़ जाती है आपको सर? किसने ये बात कही? खुद देखिए अपना बात। हाँ, तो किसने कही? घोषणा पत्र शायद आपने देखा होगा, आप तो वरिष्ठ थे सर। सब लोग अपने अपनी बात करते हैं। सब लोग जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, सारी रेजिमेंट है, सबकी रेजिमेंट। ऐसा नहीं है कि कोई एक अहीर के नाम पे रेजिमेंट की बात करो या किसी, तो सारी रेजिमेंट है सब लोग। तो फिर क्या आप सेना को नहीं बांट रहे? हम तो सेना को उनसे बात करो। सेना बट कैसे जाएगी? सेना किसी पार्टी की, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी की सेना कहेंगे तो इनके बाप की सेना नहीं है, सेना देश की सेना है। जी बताइए। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि राष्ट्रवाद नहीं सिखाएंगे। ये बताएंगे कि इनकी रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं? इनके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं क्यों? ये सबूत मांगते हैं।
ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगेंगे। सर झूठ क्या गुलाम नबी आजाद यहाँ पर बात करें, तमाम नेताओं की बात करें, नहीं मांगे क्या आपने सबूत? राष्ट्रवाद क्या मुझे भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से सीखना बिल्कुल नहीं, किसी से नहीं। हम सिखाएंगे। अंग्रेजों के दलाल हम राष्ट्रवाद बता रहे अपने आप को। आप सेनाओं का सबूत मांगेंगे, अंग्रेजों से जिन्होंने माफी मांगी, अंग्रेजों से जिन्होंने माफी मांगी, क्या अंग्रेजों से माफी मांगी? सर सर क्या ये मुद्दे गायब हो गए हैं क्या सर? देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आजादी में अंग्रेजों के एजेंट थे, आज वो आजादी की बात करना थे। सेना हमेशा सेकुलर रही है, हमेशा देश के हर नौजवान ने सेना का साथ दिया है और सरकार ने सेना का साथ दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सेना को अपनी बबूती मानते हैं और सेना को अपना अधीन मानते हैं। आज इन्होंने सेना का जो काम करने का मनोबल था उसको तोड़ने का काम किया। ठीक है एक नारा है सर, जय जवान जय किसान। एक जय जवान जय किसान, तो जवानों की बात हो रही है सर यहाँ पर, तो क्या लगता है आपको राजनीति में वाकई में एक जरूरी कदम था? जवान की देश में पॉलिटिक्स में जवान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और जितने भी जवान जा रहे हैं वो किसान से जा रहे हैं, वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, वे कोई शहर से नहीं है, वे गाँव से ही है। गुम कर देता है। हालांकि इस सब के बीच में भी कुछ मुद्दे जरूर थे, लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि जो मूलभूत मुद्दे हैं वो शायद ही इस चुनाव में भी कहीं किसी प्रत्याशी को लेकर लोगों के जहन में आए जब वो वोट करने जाएंगे। तो मेरठ से जनमंच में आज बस इतना ही।